पेपर देखे आप लोग यूपीएससी का? नहीं? आप लोग इधर कैसा लगा? ये आप सच में पेपर देखे या फिर किसी यूट्यूबर का कमेंट बता रहे? आप लोग का इकोनॉमिक्स कौन कौन खोल के देखे? कैसा लगा इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद? समझ में आ रहा था? बाउंसर जा रहा था? क्लास में डिस्कस हुआ है? क्या हुआ है नहीं हुआ है? क्लास में डिस्कस हुआ था? बाकी लोग नहीं देखे? देखिए, ऑलमोस्ट जो यूपीएससी में पूछा है इकोनॉमिक सेक्शन में जितना कवर हुआ है उसमें से हम क्लेम कर सकते हैं कि हम बहुत सारा चीज क्लास में कवर कराए हैं। बस हमको ये याद नहीं है कि वो एमपीआई वाले में हम उस मेथड का नाम लिखवाएं कि नहीं, वो आप लोग नोट पे बताएंगे। मेरे पास उस दिन था लेकिन हम ना वो क्या बोलते हैं उसको, नाम उसका लिखवाना आप लोग को भूल गए, बट स्टिल उस क्वेश्चन को बहुत आप इंटेलिजेंटली सॉर्ट आउट कर सकते थे। दो ऑप्शन पे लाके लास्ट में देखिए, यही क्वेश्चन है ना? लास्ट, consider the following statements about multidimensional poverty index. MPI is calculated using अल्कायड फोस्टर मेथोडोलॉजी। ये मेथोडोलॉजी का नाम हम नहीं लिए थे लेकिन मेथोडोलॉजी आपको बताए थे कि पॉवर्टी इंसिडेंस और जो दूसरा इंसिडेंस था, दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद कैसे नीति आयोग वाला और यूएनडीपी वाला हम आपको बताए थे लास्ट में कि नीति आयोग भी एक जारी करता है इंडियन वर्जन, और यूएनडीपी जो था उसको हम लोग क्लास में देखे थे। अब देखिए कैसे इसको छाटे, मान लीजिए पहले में हमको नहीं पता है कि ये मेथड है कि नहीं है, 1 मिनट के लिए, फिर भी हम इसको चार ऑप्शन में से दो पे ले आएंगे। ये क्वेश्चन को मॉडरेट स्टैंडर्ड माना जा सकता है। इसलिए मॉडरेट स्टैंडर्ड मानेंगे कि अगर हमको एक एलिमिनेट करने से और सीधा आंसर निकल जाता तो हम इसको हल्का मानते। आप लोग भले ही इसके नाम पे जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मेरा है कि जब आपको समझ में नहीं आए तो ऑप्शन पे जाइए। देखिए तीसरा पढ़िए, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर्स इन द एमपीआई ऑफ नीति आयोग एंड एमपीआई ऑफ यूएनडीपी, जिनको हिंदी में पढ़ना है यहाँ। और जब आपको इंडिकेटर जब हम लोग पढ़ा रहे थे उस इंडिकेटर में देखे होंगे कि ये इंडिकेटर नहीं था कहीं भी। तीसरा वाला, मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता, यूएनडीपी वाला। अगर आप चलिए, इंडिया वाला हम लोग क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किए, बस बोल के रह गए कि नीति आयोग भी जारी करता है। 1 मिनट के लिए आप उसको भी नहीं ध्यान दिए, नीति आयोग क्या करता है। यूएनडीपी में बोल रहा है दोनों में कॉमन है। यूएनडीपी तो आपको पढ़ाया गया था, तीन नहीं है, तीन गलत है, मतलब आप इसमें से चलिए, बी और सी हट गया। अब आपका सीधा का सीधा गेम आ रहा है ए और डी पे। तो आपका सीधा का सीधा आ रहा है ए और डी पे, समझ गए? तो ये क्वेश्चन अब चार ऑप्शन में से सीधा का सीधा दो ऑप्शन पे आ गया। एक एनबीएफसी पूछा हुआ है, जो हम लोग जो पिछला क्लास पोस्टपोन हुआ उस क्लास में हम एनबीएफसी ही डिस्कस करने वाले थे, और उस एनबीएफसी का भी नेट पे जितना आंसर है सब गलत है। एक आध दो इंस्टीट्यूट का तो गलत है, बाकी आंसर हम नहीं जान रहे, हम अभी डिस्कस करेंगे आपको कि उसमें क्या है। तो इसमें से हम लोग जितना कवर हुआ अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ क्या बोले आपको क्लास में। यहाँ से शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस किए थे एक दिन, बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मनी वाले में पढ़ रहे थे, जब डिजिटल करेंसी की बात कर रहे थे। डिजिटल करेंसी भी पूछा है क्वेश्चन, यूपीआई भी पर पूछा है, डिजिटल करेंसी भी पूछा है। और हम लोग आधा पौन घंटा इस पे लगाए हैं कि डिजिटल करेंसी और यूपीआई में क्या डिफरेंस है। एकदम एग्जैक्ट वही डिफरेंस उठा के क्वेश्चन पूछा है आपका, एग्जैक्ट वही है। तो ये देखिए, अभी हम लोग चलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। बोला पहला स्टेटमेंट देखिए, रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस मे बी मेड विजिबल टू रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स विदाउट रिस्क ऑफ अल्टरेशन। हम आपको ये बताए थे उसमें कि सारा कनेक्टेड होता है,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कहीं भी आप अल्टर करिएगा तो सारे नोड पे अपडेट हो जाएगा, यानी आप चेंज नहीं कर सकते हैं उस पे। हर कोई इस चीज को वेरीफाई कर सकता है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें? हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे तो हमको दिक्कत होना शुरू होगा, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करते हैं, चलिए। बोला डेटाबेस में भंडारित अभिलेख परिवर्तन के जोखिम के बिना संबंधित हितधारकों को दृष्टिगोचर करवाए जा सकते हैं। ठीक है, हमको एक बार इंग्लिश पढ़ने दीजिए, या आप लोग ये रखिए, हम यहाँ से देख लेते हैं इंग्लिश वाला। हाँ, इंग्लिश। Records stored in the database may be made visible to the relevant stakeholders without risk of alteration। ठीक है, ये सही है क्या? हम लोग बताए थे कि किसी भी अगर आप ऑल्टर करेंगे तो सबको विजिबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे विदाउट रिस्क ऑफ ऑल्टरेशन विजिबल। Copies of the entire database are stored on multiple computers on the network syncing within second। ये भी बताए थे कि इस नेटवर्क में बहुत सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक में अगर अपडेट मारेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज अ ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स अलाउइंग सेलेक्टिव डेटा एक्सेस। ये हम नहीं क्लास में ये लाइन हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं, फिर भी हम बताते हैं कि कैसे इसको आंसर किया जा सकता है। और चौथा, mathematical algorithms make it impossible to change or delete any data once recorded and accepted। ये भी क्लियर है कि कोई भी डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं एक बार अगर, क्योंकि वो सारे लेजर में अपडेट हो जाता है। लेजर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। अब बचा तीसरा। तीसरा बोला कि एक कंसोर्टियम ब्लॉकचेन है, पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन अलाउइंग सेलेक्टिव डाटा एक्सेस। इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे आप तो ये दिखेगा आपको क्या? सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेनों का मिश्रण है जो चयनित डाटा पहुंच को ही अनुमति देता है। यानी कि अगर चयनित डेटा पहुंच को ही अनुमति देगा तो ऊपर का सब गलत हो जाएगा। हम इसमें क्या बोले, सेलेक्टिव तो डेटा नहीं जा रहा है ना, इसमें जो भी जा रहा है वो क्या जा रहा है, आप अपडेट कर रहे हैं, सबका सब नोड पे अपडेट हो रहा है। उस इंफॉर्मेशन को अगर यूज करेंगे तो ये आपको 3 नंबर गलत दिखेगा, 3 नंबर गलत दिखेगा तो पहला छट गया। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस में भंडारित अभिलेख परिवर्तन के जोखिम के बिना संबंधित हितधारकों को दृष्टिगोचर करवाया जा सकता है। तो इसका हो गया आपका 1 2 4। ये हम लोग नहीं किए हैं अभी ये मॉडल, लेकिन ये मोस्टली आपका थोड़ा सा, जब आप कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको इकोनॉमिक्स से कम लेना देना है। जैसे ये बोला कि e-commerce revenue model where seller has control over pricing but does not keep product in stock and instead transfer customer orders and shipment details to a third party supplier who then ships the goods directly to customer is called। ठीक है, इसमें आपको बस क्या है कि इकोनॉमिक्स में ये सब डिस्कशन नहीं क्लास में होता है, लेकिन आप जब करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आप डिफरेंट मॉडल्स को समझते हैं। देखिए ये क्या बोला, ये बोला कि एक ई कॉमर्स का मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल, पैसा कमाने का मॉडल, जिसमें क्या हो रहा है कि जो सेलर है, जो प्लेटफॉर्म है, वो अपना सामान नहीं बेचता है। जब उसको ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर भेज देता है उसके पास, जो थर्ड पार्टी जिसके पास सामान है, और प्राइस का कंट्रोल इसके हाथ में होता है जो ऑर्डर को डायरेक्ट करता है। यानी कि ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला ऑप्शन हो गया, वही मॉडल पे काम करता है। तो बोला इस मॉडल को क्या बोलते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए इसमें से तीनों में क्या क्या है। और एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल में क्या होता है कि आप किसी का पार्टनर बन जाते हैं। सपोज कीजिए आप वेबसाइट पे अपना एक वेबसाइट बनाए, डेली आर्टिकल लिखते हैं, और उसमें ही नीचे लिख दिए कि हम आज लिखे कि यूपीएससी एग्जाम में पेन कौन सा यूज करें। ठीक है, वो पेन यूज करें, बहुत अच्छा सा आर्ट के लिखे कि ये पेन लिखेंगे तो बहुत जल्दी फास्ट चलेगा, फलना चिल्ला कर दिया, और नीचे आप लिंक दे दिए कि इस लिंक का प्रयोग करके आप खरीद सकते हैं अमेजोन पे ये।
तो आप अमेजोन के एफिलिएट पार्टनर बन जाते हैं। अब अमेजोन जो बेचेगा तो आपको भी कुछ कमीशन मिलेगा, तो वो उसमें आप पार्टनर हैं। तो ये एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल जो है वो ये कंडीशन नहीं दिखा रहा है। इस कंडीशन में बोल रहा है कि एक आदमी है जो प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर ला रहा है और उस ऑर्डर को भेज रहा है तीसरे पार्टी के पास। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर ला रहे हैं लेकिन तीसरे पार्टी के पास आप नहीं भेज रहे हैं ना, आपके हाथ में प्राइस कंट्रोल है। समझिए यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे हम बस बोल रहे हैं कि आप मेरा लेख पढ़े, बहुत अच्छा लगा, अब आपको पेन खरीदना तो ये लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पेन मिल जाएगा। ना आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप उस ये ऑर्डर तीसरे आप ऑर्डर पार्टी को दे रहे हैं, आप अमेजोन वाले को दे रहे हैं। जबकि इसमें बोला कि जो बेच सेलर है वो प्राइस कंट्रोल भी कर रहा है और वो तीसरे पार्टी को भी ऑर्डर दे रहा है। तो ये वाला गलत हो गया। ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल, ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल में है कि आपके प्लेटफॉर्म को यूज करके वहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कि पेटीएम वगैरह सब है तो वो यूज कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहा है, उसका पैसा ले रहा है। उसको क्या मतलब, वो तो पेमेंट गेटवे बना हुआ है। और फाइनली एजेंसी रेवेन्यू मॉडल, एक एजेंसी है जैसे एड एजेंसी हो गया, प्रमोशन एजेंसी हो गया, ये सब है कि आपका एडवर्टीजमेंट किया या आपका बाजार में एडवर्टीजमेंट करके ऑर्डर लाया और फिर आपको दिया। तो ये भी, इसमें भी आप देखेंगे कि प्राइस का कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ब्रोकर, मान लीजिए अगर ब्रोकर है, एड एजेंसी वाला क्या करता है, या ब्रोकरेज एजेंसी जो होता है यही करता है ना कि भैया आप कितने में बेचेंगे, हमको दाम बता दीजिए। तो वो दाम बता दिया और बेच दिया। यहाँ पे इसीलिए ये एक ऑप्शन बचा। अगर हमको नहीं भी पता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, देखिए एलिमिनेशन राउंड यूपीएससी में खेलना अनिवार्य हो जाता है। या तो आपको ऊपर फंसाएगा या नीचे फंसाएगा। 100% आप आंसर, मतलब 100% क्वेश्चन को, बहुत कम क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप जान रहे होंगे। तो यहाँ पे आप कितना प्रचलित चीजों के बारे में जानते हैं उतना आपका आईक्यू टेस्ट होगा और आपको उसी बेसिस पे आंसर करना है। इस क्वेश्चन को इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से, कोर इकोनॉमिक्स से, जो हम लोग किताब से पढ़ते हैं या क्लासरूम में पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है। इसको जो टर्म आपके न्यूज़पेपर में आता है उससे मतलब है। आरबीआई का फाइनेंशियल एफआई इंडेक्स, ये अभी हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं। और आरबीआई पढ़ने के बावजूद ये सब जो है वो सब हम क्या आपको पहले क्लास में बोले थे कि इकोनॉमिक्स का क्लास जिस दिन समाप्त होगा उस दिन से आपका तैयारी यूपीएससी के लिए शुरू होगा। ये इसलिए बोले थे कि ये सब करंट अफेयर्स का चीज होता है। आरबीआई जो ये है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करती है, ये सब जैसे ही न्यूज़पेपर में आएगा, करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे तो आप वहां से देखेंगे कि एफआई इंडेक्स क्या होता है। एफआई इंडेक्स को हम लोग करंट अफेयर्स में बहुत बार कवर किए हैं अपने आर्टिकल में, जहाँ पे हम लोग लिखते हैं उस चीज के लिए। तो एफआई इंडेक्स में जब आप देखेंगे तो ये तीन पे एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी, इसके बारे में डिस्कस करता है। वैसे भी यहाँ भी हम थोड़ा एलिमिनेशन राउंड खेल सकते हैं। देखिए, कॉमन सेंस को यूपीएससी बहुत प्रायोरिटाइज करती है। आप लोग अभी देखे होंगे कल से एक एक तरह से ये चला है, मूवमेंट चला है यूट्यूब वगैरह पे कि क्या पेपर सेट कर दिए हो, पूरा यूपीएससी को गाली दे रहा है, भैया ऐसा कर रहे हो, फर्रे तुक्का लगना है, तुक्का लगा के पास करेगा, तुम कंप्लीट लक का काम कर दिए। मेरा कहना है उतना भी फालतू पेपर नहीं था। क्वेश्चन पिछले बार से थोड़ा ट्रेंड जरूर चेंज था। और दूसरा बात कि कुछ लेंथ देखेंगे क्वेश्चन का तो लेंथ बहुत ज्यादा था। लेंथ ज्यादा होने का ये है कि आप 2 घंटा में पेपर कंप्लीट कर पाना, जीएस में शायद, जीएस यूपीएससी के एग्जाम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 2 घंटा में पेपर कंप्लीट कर पाना अपने आप में चैलेंज है। अदरवाइज हम लोग जब अपने समय में एग्जाम लिखते थे तो 3 अटेम्प्ट, 3 बार क्वेश्चन पूरा पढ़ जाते थे 1 से 100 तक, इतना समय होता था। पहले घंटे में 1 से 100 पहुंच जाते थे पढ़ते पढ़ते। अरे आपको आ रहा है वन लाइनर, दो दो लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़े मारे, इसमें कितना मैथमेटिक्स थोड़ी है कि सवाल को बनाएंगे सॉल्व करेंगे तब आंसर पता चल रहा है। ये पढ़े सही है तो सीधा मार दिए टिक, नहीं है तो गलत है। तो अब के समय में इस पेपर को देख के ये नहीं बोला जा सकता है कि इसको 3 मेथड में 3 बार हम पढ़ लेंगे। बहुत आप एफर्ट लगाएंगे तो पहली बार पूरा पढ़ेंगे, दूसरी बार में आप हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो क्वेश्चन आप पहली बार में छोड़े थे। तो ये एक चीज था। फिर दूसरा चीज चलता है कि अब लोग सोर्स खोजना शुरू करता है कि भैया
ये क्वेश्चन किस किताब में मिला, किस किताब में मिला, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि एक लिस्ट निकलेगा कुछ दिन बाद कि 70 क्वेश्चन फलाने बुक से आ गया, 70 क्वेश्चन फलाने मैगजीन से आ गया, 20 क्वेश्चन उस बुक से आ गया, और उसके बाद अगले साल फिर सब लोग वही बुक पढ़ना चालू कर देता है। लेकिन जो सीरियसली तैयारी करता है वो क्या करता है, वो उसी फंडामेंटल बुक्स पे ज्यादा रिलाई करता है, जो फंडामेंटल बुक्स कई सालों से लोग पढ़ते आए हैं। वही एनसीईआरटी पढ़ेगा, वही बिपिन चंद्रा पढ़ेगा, वही लक्ष्मीकांत पढ़ेगा, और करंट अफेयर्स जो कोई एक मैगजीन उठाएगा और उसको कवर करेगा। सारा इंस्टीट्यूट अभी देखिएगा कि निकालेगा कि मेरे करंट अफेयर्स में लिंक प्रोवाइड करेगा, कुछ लोग अपडेट करना शुरू करेगा पुराने वाले को कि मेरे पास मेरे पोर्टल पे डिस्कस हुआ है, मेरे यहाँ डिस्कस हुआ है। लेकिन आप अगर किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का मैगजीन उठा के कवर करेंगे तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट मोर और लेस आपको कवर्ड मिलेगा। हाँ ये है कि बहुत पीछे भी इस बार करंट अफेयर्स के दायरा को भी पीछे लेके गया है। आप 2025 तक ही नहीं, तो कुछ कुछ 24 से भी पूछा गया है। आप देखेंगे दिसंबर 2024 का एक खुद ही लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 में ये इंडिया अपडेट किया है, तो यानी आप दिसंबर 2024 जाइए उसको समझने के लिए। तो चीजों को थोड़ा पीछे लेके गया है, बट अभी भी कॉमन सेंस का बहुत स्कोप है। और दूसरा बात, हम हमेशा क्लास में ये बात बोलते हैं कि आपका लड़ाई यूपीएससी से नहीं है। अगर फालतू क्वेश्चन ही पूछ दिया तो सबके लिए फालतू है, जो 9 लाख लोग बैठा है सबके लिए फालतू है। आपको एडवांटेज है कि कट ऑफ नीचे जाएगा, कट ऑफ जैसे ही नीचे जाएगा तो आप वहां पे और अलर्ट होंगे, हल्का क्वेश्चन जो पूछा है वो गलत नहीं करेंगे, और जहां पे आपको एलिमिनेशन खेलना है, जहां पे कॉमन सेंस लगाना है, वो जितने अच्छे से लगाएंगे उतना अच्छा आपका मार्क्स होगा। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं, 1 मिनट के लिए हम नहीं पढ़ाएं, और बस हम कोशिश करते हैं कि कुछ भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो हम देखते हैं। बोला आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ये 2 वर्ड पे हम फोकस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर मेरे पास पहली बार आता और हम आपकी तरह स्टूडेंट होते तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे होते। मान लीजिए हम नहीं जानते हैं फाइनेंशियल इंडेक्स, एफआई इंडेक्स में क्या आता है, तो हम इसको सोचते हैं कि भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि बहुत लोग जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर रहते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। अरे इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़े हैं ना, इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या है, विकास की मुख्य धारा में सबको लेके आते हैं। तो जब उसमें फाइनेंशियल लग जाएगा तो वित्तीय धारा जो बह रहा है उसमें सब लोग शामिल हो जाएं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, कौन लोग बाहर हैं। तब दूसरा क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं, भैया कौन लोग बाहर हैं, तो गांव में जो लोग रह रहे हैं जहां बैंकिंग फॉर्मल चैनल नहीं पहुंचा, फॉर्मल चैनल पहुंचा भी लेकिन वो अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे हैं, यही सब कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होगा। इतना आप लोग निकाल सकते थे इन्फेरेंस क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना मतलब तो समझ में आ जाता। अब देखते हैं कि अब बाकी क्या क्या बात कर रहा है। क्रेडिट एक्सेस, इंश्योरेंस डेप्थ एंड पेंशन कवरेज। भैया जब इतना लोग बाहर है तो उसको इंश्योरेंस और पेंशन डेप्थ फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे क्या। वहां तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि क्या इंश्योरेंस और पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएगा कि सोशल इंक्लूजन में, सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा बनेगा कि वित्तीय इंक्लूजन का हिस्सा बनेगा। जब आपको ये टर्म क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ ये ऑप्शन तो नहीं होना है। यहाँ हम बस लॉजिक पे खेल रहे हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग पे खेल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पेपर उतना भी फालतू नहीं है जितना मीडिया में प्रचार किया जा रहा है। आप इंश्योरेंस डेप्थ और पेंशन को देखें, आप सोचे कि ये तो सोशल इंक्लूजन का पैरामीटर हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से इसका लेना देना थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, अब आए इसमें बैंकिंग एक्सेस। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बैंकिंग एक्सेस से बहुत ज्यादा लेना देना है। चलिए, जीडीपी कंट्रीब्यूशन। जीडीपी कंट्रीब्यूशन, वो बेचारा बाहर है उसको बैंक नहीं पहुंच रहा, वो जीडीपी में कहाँ कंट्रीब्यूट करने की बात करेगा। वहां हम उसका कैलकुलेट करके ही क्या करेंगे, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा ही करना है, उसके फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करना है। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एक चीज हमको दे दिया कि जिसके कारण हम इस ऑप्शन को भी ये कर दिए। अब आपका फंसेगा कंफ्यूजन इन दोनों में। एक्सेस, एक्सेस का मतलब बैंकिंग एक्सेस। चलिए, तो ये इसमें भी है इसमें भी है। यूजेस, एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी एक तरह से हो सकता है कि आपको लगेगा कि एफोर्डेबिलिटी, सही बात है कि इंक्लूजन है, एफोर्ड करेगा तभी तो आ सकता है। तो यहाँ हम
ये कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी, मान लीजिए इस दोनों पे हम अभी तक नहीं कंक्लूड कर पाए कि ये होगा या ये होगा, अगर हमको यही एलिमिनेट हो जाता तो हम तो श्योर बढ़ जाते कि सी होगा कि डी होगा। लेकिन हम यहाँ पे बोले कि हाँ यूजेज भी देखेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो कितना यूज हो रहा है, अब हमको कृषि के लिए लोन चाहिए या हमको भैंस खरीदने के लिए लोन चाहिए या पैसा चाहिए, और हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बात सही है, ये भी सही है। यूजेज मेरे यूज के लिए है, हमको भैंस खरीदने के लिए 25,000 चाहिए और वो बैंक मेरे पास जो पहुंचा एक्सेस तो है, लेकिन वो बोल रहा है कि तुम 2 लाख से कम का लोन तुमको देंगे नहीं, तो मेरे लिए उसका कोई यूजेज नहीं हो गया। तो यानी ये दोनों अभी चल रहा है साथ में। अब क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पे आइए कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो जाहिर सी बात है कि उसका क्वालिटी, आप जो क्वालिटी का जो भी अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसको क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसमें आपको मदद मिल रहा है या ट्रांसपेरेंसी अगर मिल रहा है तो आप इंक्लूजन की ओर ज्यादा बढ़े। अपना यहाँ पे लगाइए, मान लीजिए मेरे दिमाग में तो क्लियर है, आप बताइए कि अगर क्वालिटी, ये दोनों पे हम नहीं निकाल पाए, हम आपको बताएं कि ये सेम है, पैरामीटर सही है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। दूसरा यूजेज और अफोर्डेबिलिटी, यूजेज अफोर्डेबिलिटी का बात अगर आएगा तो ये भी चल रहा है, चलो यहाँ भी, क्योंकि अगर वो अफोर्ड कर पाया तभी तो वो इंक्लूजन में जाएगा। अगर मान लो रेट ही इंटरेस्ट हम इतना हाई कर दिए उसको, या हम ये कर दिए कि आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले जो बैंक अकाउंट खुला था, उससे पहले बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था। अब भैया साल के 6 महीना मेरे पास जीरो बैलेंस आमदनी रहता, तो हम मेंटेन उसमें क्या करेंगे, 5,000 रुपया हम उसमें से कहाँ से रखेंगे, तो वो आपका एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं उसमें। और यूजेज वाला हम समझा दिए कि भैया आपके जरूरत के हिसाब से यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि अफोर्डेबिलिटी भी एक कंपोनेंट होना चाहिए और यूजेज भी होना चाहिए। तो ये दोनों अभी पैरेलल चल रहा है, हमको नहीं पता कि इन दोनों में से कौन है। अब सारा गेम इस पे अटकेगा, क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पे। ट्रांसपेरेंसी जो है वो मोस्टली आप क्या करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी आप गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है, क्वालिटी मेरे एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है कि हमको जो क्रेडिट जिसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है। तो अगर इस दोनों से आप सहमत होंगे तो आप ऑटोमेटिक है कि सी की ओर बढ़ेंगे और ये करेंगे। यहाँ पे मतलब हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि एटलीस्ट आप 4 ऑप्शन में से 2 को एलिमिनेट कर लिए। पहले आपके सही होने का प्रोबेबिलिटी अगर आप वाइल्ड गेस मारते तो 25% था, लेकिन जब आप 2 एलिमिनेट कर लिए अब आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी 50% हो गया। समझ रहे हैं? जब एलिमिनेशन खेलते हैं तो आप यही सब चीज करते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस डेवलप होता है कि कैसे इस चीज को ये करें। ठीक है। कुछ क्रेडिट टीचर को भी दे दीजिए, इकोनॉमिक्स का टीचर पेपर आपको ठीक इसलिए भी लगा कि थोड़ा सा, हाँ देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूपीएससी सारे सेक्शंस को टफ करे। आप अगर पेपर देखिएगा तो इकोनॉमिक्स का पेपर ठीक पूछा है, साइंस टेक का क्वेश्चन ठीक पूछा है, करंट अफेयर्स भी 3-4 क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो मोर और लेस ठीक पूछा है। हिस्ट्री टफ है, पॉलिटी हम नहीं देख पाए, स्कैन नहीं किए हैं, ज्योग्राफी भी 50-50 है, कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, कुछ क्वेश्चन टफ पूछा है। तो देखिए ये तो हमेशा रहेगा ही ना कि आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन इजी पूछेगा। इस बार इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन था जो थोड़ा सा इजी पूछा है। साइंस टेक वाला आप देखिए उसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन है, ये सब पूछा हुआ है, तो आपका वो लाइन पे है। साइंस टेक्नोलॉजी भी नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है, लेकिन ओएनडीसी इनिशिएटिव ये भी मोस्टली ओएनडीसी 2021-22 से ही बहुत न्यूज़ में है। जो जान रहे हैं, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव, ये ई कॉमर्स और ओएनडीसी सब एक ही साथ आया। ये आने का पर्पस ही इसीलिए था कि जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट लार्जर देन लाइफ बन गया, बहुत बड़ा बनना शुरू हो गया, तो सरकार बोला कि ये एक मोनोपोली इन लोगों का हो रहा है, तो हम एक इनके मोनोपोली तोड़ने के लिए एक ऐसा
प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे जितने ई कॉमर्स वाले हैं सब आ सके। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ई कॉमर्स जो अभी अमेजोन है उसका सॉफ्टवेयर देख रहे हैं आप कितना तगड़ा है। अगर आज हमको शुरू करना पड़े कि आज आज हमको बनाना पड़े कि हम एक ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च करें, तो हम मेरा टक्कर होगा ई अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जो मल्टी बिलियन कंपनी बन चुका है। तो हमको इतना पैसा लगा के वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करें पहले, और तब जाके बायर सेलर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं, तो बहुत बड़ा टास्क है। और एंट्री बैरियर है, इसको एंट्री बैरियर बोलते हैं, कि हमको घुसने से पहले ही हम उस फील्ड को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे दो तीन बहुत बड़ा बड़ा दैत्य बैठा हुआ है। तो उसको तोड़ने के लिए सरकार क्या किया कि बोला प्लेटफॉर्म हम बना देते हैं, तुम उस नेटवर्क को यूज करो और अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चालू करो। तो इसमें जो है कहा गया, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क्स। ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है। कोई इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स में आप ओएनडीसी नहीं देखेंगे। लेकिन जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, योजना मैगजीन पढ़ेंगे, हर दूसरे इसमें जो इशू आता है योजना मैगजीन का, उसमें ओएनडीसी एक बार चर्चा जरूर करता है। तो ये वहां से कवर होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग जब करंट अफेयर्स या कुछ डिस्कस करते तो इसको हम जरूर कवर करते, ओएनडीसी को। अब आते हैं यूपीआई और सीबीडीसी में। ये क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हिंदी में पढ़िए और खुद ही इसका आंसर कीजिए, क्योंकि इस पे हम लोग 90 और 91 दोनों क्वेश्चन हम लोग बहुत एनर्जी लगाए थे। क्वेश्चन में एक झोल है, कथन सही नहीं है, लोग हड़बड़ी में नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। वन टू थ्री फोर बोलिए इधर से। ये आप लोग डी, सब लोग डी। नहीं, डी नहीं। इस पे लिख नहीं सकते हैं क्या? देखिए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इंग्लिश वाले में जाते हैं, क्योंकि हमको यूपीआई इज ए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बट डिजिटल रूपी इज अकीन टू सोवरन पेपर करेंसी। उस दिन पढ़ाए थे कि डिजिटल पेमेंट जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो वो रियल टाइम आपके अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। ये लगभग एक आप जो पर्स में पैसा रखते हैं उसी पैसा के बराबर है, बस उस वो पैसा आपके वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में रखा हुआ है। ये हम लोग उस पर डिस्कशन किए थे, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही हुआ। इसमें सोवरन पेपर करेंसी के जैसा है। दूसरा, इन केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर एंड यूजर्स हैपेंस इंस्टेंटली एज द money gets immediately debited or credited, but in case of digital rupee there is no settlement as the wallet balance gets transferred to another wallet। ये भी हम लोग बहुत स्टेटमेंट ही डिस्कस किए थे कि भैया यूपीआई में क्या होता है कि आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में तुरंत दिखने लगेगा कि पैसा आ गया, लेकिन ये ट्रांजेक्शन होगा तो आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि एक पर्स से दूसरे पर्स में ट्रांसफर हुआ। ये स्टेटमेंट एज इट इज हम लोग डिस्कस किए थे उस दिन। बी भी सही है। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय बैंक्स एंड रिफ्लेक्टेड इन बैंक सेटलमेंट। ये भी है, क्योंकि आपके बैंक में बोले थे कि इमीडिएटली दिखने लगेगा, आप अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे, जैसे यूपीआई ट्रांसफर हुआ आप में आया तो आपका बैलेंस उतने रुपए से बढ़ जाएगा तुरंत। बट इन केस ऑफ डिजिटल रूपी नो डेटा इज कैप्चर्ड इन बैंक स्टेटमेंट्स एज ट्रांजेक्शंस आर फ्रॉम वन वैलेट टू
अनदर वैलेट, ये हम पहले ही बताए थे कि जैसे आप पर्स एटीएम से पैसा निकाल के पर्स में रखते हैं, वैसे ही। और फिर उस पैसा को 10 रुपया आप पान वाले को दिए अगर कैश, तो वो आपके एटीएम में नहीं, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या हो रहा है कि आप एक ही बार पैसा ट्रांसफर कर लिए अकाउंट से अपने वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में, और उससे जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपके बैंक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तब बचा ऑटोमेटिक है। चौथा हम नहीं भी डिस्कस किए, नहीं भी आता है तब भी वही ऑप्शन होगा, क्योंकि बीपीएससी टाइप ई ऑप्शन तो दिया नहीं है, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसको ऐसे करेंगे। और ये भी हम लोग किए हैं, 91 नंबर पर ये। जिनको हिंट चाहिए वहां हम बता दें, जब हम नॉन फंजीबल टोकन पढ़ा रहे थे, उसमें एग्जैक्ट खाली रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन नहीं बोले थे, बट हम नॉन फंजीबल टोकन पढ़ाए थे, वहां टोकन जनरेट होता है, उसी को रियल वर्ल्ड एसेट को ये कर दीजिए। वही बेसिकली रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन ही नॉन फंजीबल टोकन के बारे में बोल रहा है। बट ये भी हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप पढ़ के आंसर बताइए। हाँ, तो इसमें इसमें आंसर बताइए ना। इधर आप लोग कैसे, मतलब सच में आ रहा है कि बस कोई एक बोला तो पीछे पीछे हम लोग भी बोल दिए? लग रहा है ये तीनों सही है आपको? तीसरा का इंग्लिश, अच्छा हिंदी पढ़ लिए आप लोग? आप थी टोकनाइजेशन वाले, नॉन फंजिबल टोकन वाले में नहीं, क्लास में नहीं थी आप लगता है। देखिए पहला बोला कि टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट इनटू डिजिटल टोकन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम बताए थे उस दिन कि पेंटिंग, जैसे किसी का पेंटिंग है तो उसको हम एक टोकन में बदलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, और ये दिखाता है कि ये ऑथेंटिक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसेट एग्जिस्ट करता है और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। डिजिटल अगर उसका पेंटिंग बेचना शुरू कर देंगे तो डिजिटल पेंटिंग का कई मल्टीपल कॉपी निकल सकता है, लेकिन एक बार टोकन बन गया तो टोकन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण है। तो पहला सही हो गया। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट ऑफर्स 24/7 प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये नहीं डिस्कस किए, फिर भी आप यहाँ पे कॉमन सेंस है कि जैसे ही हम उसको डिजिटल करेंसी में बना दिए, आदमी इन्वॉल्व नहीं है अब, तो आप 24/7 कभी भी हॉलीडे के दिन भी एक्सेस कर सकते हैं, हमेशा खुला हुआ है। तो ये वैसे ही सही हो गया। तीसरा, टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट विल अलाउ एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया। सही बात है, क्योंकि हम अगर टोकनाइज कर रहे हैं तो अब आप गांव में भी बैठे हुए हैं, आप डिजिटल लिटरेट हैं, आप जानते हैं चीजों को, तो आप उस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास मधुबनी पेंटिंग का कोई बहुत अच्छा पेंटिंग अगर है आपके पास रखा हुआ, तो आप उसको टोकन में कन्वर्ट करके आराम से वहां से बेच सकते हैं, और आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो गया। तो ये 1 2 3 सही हो गया। इसमें इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक ही कंसेप्ट था, वो भी इकोनॉमिक्स का नहीं था। नॉन फंजिबल टोकन हम लोग उस दिन देख रहे थे डिजिटल करेंसी के फॉर्म में, तो वहां से टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकला था। ये जब हम लोग अगला चैप्टर मनी मार्केट और इसमें जाएंगे, वहां पे बॉन्ड पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, कुछ देर पहले बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, क्योंकि उसको मार्केट से पैसा लेना होता है, और बॉन्ड के कारण ही चीजें, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा उठाता है, और फिर जब इंटरेस्ट पे जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा रिटर्न करता है। तो ये हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं, बट अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप देखेंगे इन्वायरमेंटल और सोशल प्रोजेक्ट के लिए, जो सिर्फ इन्वायरमेंटल होता है उसको ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। इन्वायरमेंटल और सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड होता है, सोवरन बॉन्ड होता है। जब गवर्नमेंट कोई इशू करता है तो वो सोवरन बॉन्ड होता है। गवर्नमेंट
का बैकिंग होता है, सोवरन कंट्री का बैकिंग होता है, तो वो सोवरन बॉन्ड होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें भी अभी के नॉलेज के हिसाब से एलिमिनेशन राउंड खेल सकते थे कि ग्रीन बॉन्ड सिर्फ इन्वायरमेंट हो गया, सोशल बॉन्ड सिर्फ सोशल प्रोजेक्ट के लिए हो गया, सोवरन बॉन्ड गवर्नमेंट का सोवरेंटी के जो इशू करता है वो होता है सोवरन बॉन्ड, तो रेस्ट बचा सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, आराम से चले गए। ये हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं। इसको एमएसएमई जब हम लोग प्रीलिम्स के बाद जब मेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो एमएसएमई का टर्नओवर ये सब करेंगे तो हम लोग एक बार देखेंगे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसका हिंदी क्या है? नहीं, इसलिए इसलिए ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं, अभी तक आप जो प्रैक्टिस किए हैं, जो अपने दिमाग को ट्रेनिंग दिए हैं, वो मोस्टली बीपीएससी ओरिएंटेड दिए हैं, वन लाइनर खेले हैं। तो आप धीरे धीरे जब हिम्मत, मतलब देखिए अभी हम इस पूरे डिस्कशन का पर्पस ही क्या था, हम इस चीज को लाए यहाँ पे, बहुत चीज हम नहीं भी क्लास में करवाए फिर भी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए दिखाने के लिए कि एज ए स्टूडेंट अगर हम पहली बार इसको पढ़ेंगे और हिम्मत करके केवल अपने लॉजिक को लगा के करेंगे, जितना लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसी को यूज करके सॉल्व करने का जब आप बार बार प्रयास करेंगे ना, तो आपका एक इंट्यूशन डेवलप होता है, एक एक धीरे धीरे आपको डेवलप हो, स्किल डेवलप होता है, जिससे कि आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं, समझ में आने लगता है कि इस तरह से प्रोसीड करना है। जैसे कभी ऐसा होगा ही नहीं कि यूपीएससी में चार ऑप्शन दिया और चारों स्टेटमेंट आपको आता रहे, और ये भी उम्मीद करना कि चारों स्टेटमेंट आएगा तभी उस क्वेश्चन को बनाएंगे, 100% बेवकूफी है। तो यूपीएससी इसी में इसी क्वेश्चन को इजी बना सकता है, इसी क्वेश्चन को टफ बना सकता है। कैसे हम बताएं आपको कि वो मॉडरेट था? जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाए 100 नंबर, क्या था वो क्वेश्चन? 100 नंबर जो दिखाए वो कौन सा क्वेश्चन था? सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किए थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाला। तो इसमें क्या किया, अगर इजी पूछता, क्योंकि सब यूपीएससी जानता है, जो जो एक ट्रेंड में तैयारी करता है वो कभी भी उस नाम के पीछे नहीं भागता कि ये एमपीआई कौन सा मेथड यूज करता है। तो यूपीएससी को पता है कि वो लोग नहीं रटता, उसको डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए। आप अगर शुरू करेंगे और आप ट्रेंड नहीं है, बहुत ज्यादा सेट प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, तो आप क्वेश्चन देखेंगे और पैनिक कर जाएंगे कि अच्छा ये तो हम पढ़े नहीं, मल्टी टाइम सब कुछ पढ़े, अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे, यार सब कुछ पढ़े यही लाइन क्यों नहीं पढ़े, ऐसे क्या कैसे हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसके नीचे तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो दुनिया पढ़ती है, और दुनिया पढ़ के आपको याद है, बहुत अच्छे से याद है, आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर बहुत इजी पूछता इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे वन और टू और केवल टू जो किया है ना, इसमें केवल वन और केवल टू कर देता, तो आपका आपको कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता कि भैया ये अब रहा ही नहीं इसमें। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि तीन हटाने के बाद भी, सॉरी, केवल वन केवल टू नहीं करता, इसमें भी टू और थ्री कर देता, यानी तीन ऑप्शन में तीन दे देता, एक में ही हटा देता, यानी कि आपको तीन से वो क्वेश्चन बनना है। अब पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन चेक होगा वो एक स्टेटमेंट पे चेक हो गया। तो बहुत बार जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ पूछा है, क्योंकि ऊपर में कुछ घुसा दिया आपको, वहीं से आप पैनिक करके निकल लिए। लेकिन आप जब हिम्मत करके सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर कूल काम होके ऑप्शन एलिमिनेट करने लगेंगे, तो आपको बहुत सारा आंसर दिखाई देगा। बट इसका एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, आप बिना प्रैक्टिस किए इसमें नहीं उतर सकते हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट पढ़िए ध्यान से और आप खुद से इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बी, बाकी पीछे।
निजी निवेश का बहिर्गमन, मान लीजिए हमको नहीं पता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, वैसे ये बहुत कॉमन टर्म है, जब हम लोग बॉन्ड में आएंगे, बॉन्ड वाले में ही पढ़ाएंगे जब, तो वहाँ दिखाएंगे कि बॉन्ड से जब मार्केट से पैसा निकालती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेस बहुत कम बचता है, क्योंकि वो पैसा खींच लिया। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जब सरकार पैसा खींच लिया मार्केट से, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जब वो पैसा उठाने जाएगा तो उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अब पैसा ही नहीं है। मान लीजिए हम वो अभी डिस्कस नहीं किए आपसे, तब भी आप निजी निवेश का बहिर्गमन अगर हो रहा है, पैसा बाहर निकल रहा है, तो एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी व्यय बढ़ने के कारण निजी निवेश बढ़ जाता है। यहाँ बोल रहा है निजी निवेश का बहिर्गमन हो रहा है, यहाँ कह रहा है निजी निवेश बढ़ रहा है। ऑप्शन छट गया, ये गलत हो गया। दूसरे को हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि ये हमको नहीं पता है सही है कि नहीं है। तीसरा, एक ऐसी स्थिति जहां करों में वृद्धि होने के कारण परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ जाता है। ये भी निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ने का बात कर रहा है, ये भी निजी निवेश बोल रहा है। इसमें कह रहा है निजी निवेश बहिर्गमन हो रहा है। 1 मिनट, ये भी ऑप्शन हम कॉमन सेंस पे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां सरकार द्वारा किए गए व्यय का समग्र मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो निजी निवेश का बहिर्गमन का कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, ये कह रहा है प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग बार बार इस चीज को बताते आए हैं कि सरकार कुछ भी करेगा, पैसा डालेगा या पैसा लेगा, तो आपका, सरकार पैसा ले डालेगा या पैसा लेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रभाव नहीं पड़े। तो वैसे भी एलिमिनेट भी करेंगे। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट ये है इस बार के पेपर में, कि आप हर जगह एलिमिनेशन खेल सकते हैं। तो यहाँ भी आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अदरवाइज जो क्राउडिंग इफेक्ट, जब हम लोग बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ इस चीज़ का डिस्कशन होगा कि क्राउडिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है। सरकार अपना पैसा जब बॉन्ड जारी करके मार्केट से बहुत सारा पैसा खींच लेती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास स्पेस नहीं होता है कि वो पैसा मार्केट से उठा के बॉन्ड ये इन्वेस्ट करे। अगर वो उठाता है तो बहुत कॉस्टली रेट में उठाता है। तो ये बी ऑप्शन हो गया। वैसे इसको इकोनॉमिक्स से लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार, अब इतना देर से हम लोग एलिमिनेशन राउंड खेल ही रहे हैं, इस पे भी एलिमिनेशन राउंड खेल के देखिए। क्रिटिकल मिनरल्स, आज तक नाम तो सुने होंगे, बार बार न्यूज़पेपर में है। करंट अफेयर्स आप लोग नहीं पढ़ते हैं? पक्का? आप नहीं, आप लोग नहीं पढ़ते? क्रिटिकल मिनरल्स का नाम सुने होंगे ना, न्यूज़ में सुने हैं कि नहीं सुने हैं एक बार भी? अब जितना इंफॉर्मेशन है क्रिटिकल मिनरल्स पे, उसी पे बना के देखिए तो ये बनता है कि नहीं। सी, 3 नंबर। डी, 4 नंबर। और कोई? हम इंग्लिश वाले पे जाएं? आप? सी, हम इंग्लिश वाले पे चले अब। देखिए, आपकी जगह हम रहते और करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते, जैसे मान लो हम लोग रेगुलरली फॉलो करते, और हम भी एक्सपेक्ट करते कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने समय आप लोग भी उसी शिद्दत के साथ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो पहला चीज आपको दिखाई देगा कि जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो लागू हुआ था, 1 मिनट के लिए हम ये भी भूल गए कि 2025 में हुआ था कि 24 में हुआ था या कि 23 में हुआ था। बट हम यहाँ पे ये करेंगे कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो लागू हुआ था, उसमें 31 मिनरल को शामिल किया था रेयर अर्थ मेटल में। एटलीस्ट उतना इंफॉर्मेशन तो आप करंट अफेयर्स स्टूडेंट को होने के नाते पढ़ेंगे ना। तो वो 13 दिया हुआ है। 13 दिया है मानी 4 तो पहले ही कट गया, यानी आप लोग दो जो ऑप्शन बोले उसमें से दोनों गलत हो गया।
सी और डी पहले निकल गया। अब आता है वन और थ्री, और थ्री में खेलने में। तो वन, अच्छा, कंफ्यूजन आपको ये हो सकता था दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये बोल रहा है चाइना हैज द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग ऑफ आर इज फॉलोड बाय इंडिया। ये क्लियर है कि चाइना का हाईएस्ट शेयर है, लेकिन सेकंड नंबर पे इंडिया है कि नहीं, ये एक मिनट के लिए हमको कंफ्यूजन है। तो वो यूपीएससी ही हटा दिया। मान लीजिए चार जैसे ही हटाए तो दो वाला खेला तो खत्म हो गया ना। अब आपको वन और थ्री में देखना है, यानी अब इफेक्टिवली आपको पढ़ना है पहला सही है कि नहीं है। पहला अगर सही हो गया तो आपको सारा ऑप्शन पढ़ने का जरूरत भी नहीं। हम आपको यहाँ ये दिखा रहे हैं कि हम, जो लोग बोलते हैं कि हमको टाइम कम बचा बचा 2 घंटे में पेपर 100 क्वेश्चन नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए ये है कि अगर हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ हम स्कैन किए देखे, रेयर अर्थ एलिमेंट पे पूछा है क्वेश्चन, क्रिटिकल मिनरल पे, और हम सीधा ऑप्शन पे जाते, यहाँ पे गए, चौथा देखे, चौथा का क्या सीन है, चौथा दिखा, छट गया। हम सारा ऑप्शन भी नहीं पढ़े, चौथा के बाद देखे वन और थ्री, यानी तीन दोनों में है, तीन तो पढ़ना ही पढ़ना है, सही ही होगा। अब एक पे देख लेते हैं, यानी हम इसमें दो ऑप्शन को नहीं पढ़े, टू और थ्री को हम नहीं पढ़े कि क्या है, सीधा वन को पढ़े और फोर को पढ़े और निकल गए। उतना जो आपका सेकंड सेकंड टाइम बचता है वो लास्ट में जाके एक्युमुलेट होके आपको अच्छा स्पेस देता है। और ये तब पॉसिबल है जब आप बहुत बार प्रैक्टिस किए हों। आप अगर शुरू में ही चाहेंगे कि हम क्वेश्चन देखें और ऑप्शन देखें और इसको खेल जाए, नहीं हो पाएगा। आपको बहुत सारा सेट प्रैक्टिस करना होगा। तो ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सटेंसिवली यूटिलाइज रेयर अर्थ एलिमेंट। जब भी आप पढ़ रहे होंगे रेयर अर्थ के न्यूज के बारे में, तो आप देखेंगे जितना चिप, सेमीकंडक्टर चिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब सारे में चिप का जो जरूरत पड़ता है, रोबोटिक्स, स्पेस में, सब सेमीकंडक्टर चिप में रेयर अर्थ मेटल का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज है। यानी ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा सही हो नहीं हो, 2025 में कंफ्यूजन हो कि 2023 में कंफ्यूजन हो, ऑटोमेटिक है कि वन और थ्री, क्योंकि इसमें हमको ऑप्शन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन में आएगा कैटेगरी में। और यहीं पे तीन में खेला करता वो, तब टफ हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 25 को कभी 23 भी लिख सकता था। और आप इसको बाय डिफॉल्ट मानते कि ये तो सही है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंडिया लॉन्च किया है, तो आप खुश होके करते कि चलिए एनसीएमएम तो लॉन्च हुआ है, तीन तो सही है ही, लेकिन वहाँ वो गेम कर दिया 2023 में। तो इसके लिए भी आपको ये रहना पड़ेगा। ये देखिए इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर, खैर ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बहुत सारा चीज है, ये दूसरे इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। लेकिन ये पिछले बार जो एयर इंडिया एरोप्लेन क्रैश हुआ है, उसके कारण इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर न्यूज में आया है। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग का मतलब समझते हैं? हाँ, बेसिकली आप जब ऑनलाइन ये करके कैंपेन चलाते हैं, जब देखते होंगे ना, कोई कोई वेबसाइट देखते होंगे, तो आपको लिखता होगा कि एक बहुत ही बीमार बच्चे का फोटो दिखाता होगा और कहता होगा इसको इलाज की सख्त जरूरत है, काइंडली जो भी डोनेट कर सके करें। तो वो क्राउड फंडिंग बोलते हैं उसको, जब आप इस तरह से मल्टीपल लोगों से पैसा लेते हैं। इसमें चैरिटी पर्पस से भी होता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। चैरिटी पर्पस से होता है कि आप डोनेशन दिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट से होता है कि हमको सब लोग से गए अपना प्रपोजल दिए ऑनलाइन, लोग आए इन्वेस्टमेंट किए, उसमें जब रिटर्न मिला तो सबको हम वापस किए, तो कुछ इस तरह का भी होता है। तो क्राउड फंडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ये आधारित था। इसको एमएसएमई से लेना देना नहीं है, हालांकि एमएसएमई वर्ड सब यूज हुआ है, लेकिन इसको एकदम नहीं, इसका ये है। पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप पढ़ के समझ में आएगा तो बताइए। जितना इंफॉर्मेशन दिया उसी से बन जाएगा ये। ए, हाँ, सी होगा ना। सी, इसलिए वो पहला तो
अभी जो हम डेफिनेशन बोले मोस्टली वही है। क्राउड फंडिंग इज सोलिसिटेशन ऑफ फंड स्मॉल अमाउंट फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स थ्रू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग साइट प्लेटफॉर्म। बहुत लोगों से हम सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, इसके लिए कैंपेन चलाना पड़ता है। जब जनसुराज वाले में थे तो हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग भी क्राउड फंडिंग के लिए लगते थे कि भैया जो भी जनसुराज के मुहिम को सपोर्ट करने के लिए इच्छुक हैं वो डोनेट करें, तो ये एक तरह से क्राउड फंडिंग इसी को बोलते हैं, तो ये सही है। SMEs are able to raise funds at lower cost of capital, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट अंडरगोइंग रिगरस प्रोसीजर। अब मान लीजिए MSME को अगर लोन लेना है फॉर्मल तरीके से, तो जो भी बैंकिंग चैनल है वो पूरा नॉर्म्स पूरा करेगा, फॉर्म फिल करेगा, तब उसको मिलेगा। यहाँ क्या है, आप एक कैंपेन रन करेंगे, भैया मेरा ये फलाने प्रोजेक्ट के लिए है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तो आपका जो एड कॉस्ट आएगा, कैंपेन रन का कॉस्ट आएगा, वो बहुत नॉमिनल होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने दूर कितना इंटेंसिव कैंपेन करते हैं उस हिसाब से। तो ये आप आराम से रेज कर सकते हैं। ये भी आपके कॉमन सेंस पे ही है। क्राउड फंडिंग इतनी बार न्यूज में रहता है कि ये देखेंगे। तो वो उसमें जैसे देखिए, रोड बनाना है आपको, एक अगर मान लीजिए 1,000 रुपया चाहिए, 1,000 में तो आप 10 लोगों तक चले गए तो ये हो सकता है 10 लोगों ने 100 लोग तक पहुंच गए तो आपको मिल गया। लेकिन मोस्टली क्राउड फंडिंग जो होता है वो सोशल मीडिया नेटवर्क पे ही होगा या वेब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि आपका टारगेट होता है कि मल्टी जितना मैक्सिमम तक पहुंचेंगे तभी फंडिंग आएगा ना। वरना आप यहाँ पे रोड बनाने के लिए ही अगर मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपए का या 50 करोड़ रुपए का जरूरत है, 50 करोड़ रुपए आपको मिलना मुश्किल है ना, आप कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे इंडिविजुअली। इसीलिए क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया से ही आता है। देखिए, ये वाला तो हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें उर्जित पटेल के बारे में हम एक बार बताए हैं। क्या, जब हम लोग वो इन्फ्लेशन बैंड का बात कर रहे थे, 4 ± 2, वहां हम उर्जित पटेल बहुत बार बोले हैं। तो उर्जित पटेल जो है वो आपका क्या, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और ये सब था, इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग फॉर रोड मैप फॉर रिफॉर्मिंग बैंक लैंडिंग टू हाउसिंग सेक्टर। तो तीसरा हट गया, अब 2, 4 और 2 में बचा, यानी हमको देखिए पहले, सबसे पहले हम देखते हैं 1 पे। जब इंश्योरेंस सेक्टर में पढ़ेंगे, जब इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, तो RN मल्होत्रा कमेटी एक बहुत फेमस कमेटी है। इनफैक्ट अगर इस पार्ट को आप देखेंगे तो RN मल्होत्रा कमेटी के बारे में आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा जब आप BPSC का तैयारी करेंगे। और एक बार हम कुछ कमिटीज का नाम हम ग्रुप में भी शेयर किए थे, देखे थे आप लोग, उसमें भी कुछ बैंकिंग कमेटी का नाम था। इसी तरह से जब इंश्योरेंस वाले में जाएंगे तो इंश्योरेंस कमेटी का नाम आएगा, उसमें RN मल्होत्रा कमेटी सबसे ऊपर रहेगा। यानी कि पहला RN मल्होत्रा कमेटी और इंश्योरेंस सेक्टर, ये दो सही जा रहा है, कमिटी और ऑब्जेक्टिव। अब ये है ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इट वाज फॉर्म्ड, इस कमिटी को कौन बनाया था ये पूछ रहा है। यानी इसमें 3 मैच करना है आपको, तीनों सही है तभी ये सही माना जाएगा। तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडा, ईडा जो है वो इसके, ये इतना फेमस कमेटी है कि जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें दो दो वर्ड में ये बोलेगा कि इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ईडा बना था। तो जब इसके कमेटी के रिकमेंडेशन पे ईडा बना, तो ये ईडा इसको कैसे बना सकता है। तो ये गलत हो गया। हम जब इस क्वेश्चन को पहली बार देख देख रहे थे तो थोड़ा बहुत ही पासिंग रेफरेंस में देख रहे थे, तो हम बहुत देर इसमें उलझे रहे कि ये 1 क्यों नहीं, ऑप्शन 1, 3, 4, 3 गलत दिख रहा है, तो भैया 1 कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। तब हम गलती क्या किए थे कि हम ये पढ़ना भूल गए थे, हम ये देख रहे थे कि कमिटी ऑब्जेक्टिव और ये क्या बनाया।
हम बिना इसको पढ़े, तब हम मेरा ध्यान इस पे गया कि ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच इट वाज फॉर्म्ड। यहाँ से ये लर्निंग है कि कभी कभी यूपीएससी क्या करता है कि वर्ड प्ले भी करेगा, ऊपर में कहीं कुछ बदल देगा, और आप अपने सेट पैटर्न से चल रहे होंगे कि ये सीधा बोल रहा है कि कमिटी ऑब्जेक्टिव और ये क्या बनाया, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। वो भी हम कब चौंके जब आरबीआई यहाँ लिखा, तो हम बोले मालेगाम कमेटी और उर्जित पटेल, आरबीआई थोड़ी रिकमेंडेशन दिया कि आरबीआई को बनाओ, आरबीआई तो बना ही हुआ था, यानी ऊपर क्या है देखने दो। अच्छा ऊपर ये था, तो फिर पहला गलत हुआ। समझ गए? तो ये जब इंश्योरेंस पढ़ेंगे, ये बहुत ही वेल नोन ये है, इसमें कोई बहुत तोप नहीं मारा गया है इस स्टेटमेंट में, आराम से ये है, हो जाएगा। ये कम फेमस कमिटी है, इसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं एक मिनट के लिए, कि ये आपको वैसे नहीं मिलेगा। तीसरा उर्जित पटेल पे आए। मालेगाम कमेटी, जब हम लोग अभी अगला चैप्टर जो मतलब अगला टॉपिक जो पढ़ाने वाले थे एनबीएफसी, जो हम बोले कि पिछले क्लास में ही पढ़ाते लेकिन वो पोस्टपोन हो गया था, तो मालेगाम कमेटी जो एनबीएफसी एमएफआई दिया था, जिसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो मालेगाम कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे आया था। तो मालेगाम कमेटी, आरबीआई बनाया था इस कमेटी को और माइक्रो फाइनेंस के बारे में बोला, तो चार सही ही सही है। चार अगर सही है तो फिर आपका दो छांटे, एक तीन को हम छांटे, तीन गलत हुआ और चार सही है, तो सीधा आपका आंसर डी पे चला गया। सॉरी, एक पे पहले छांटे, एक गलत हुआ और चार सही है, एक गलत हुआ तो ये कटा, चार सही है तो ये आया, तो सही हो गया। बाकी दो ऑप्शन पे आपको दिमाग भी नहीं लगा सकते हैं। एडा, हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है। इस कमिटी को, संगठन जिसके अंतर्गत उसे गठित किया गया था, हम बोले कि आर एन मल्होत्रा समिति जो था, वो जब बना, गठन हुआ और रिकमेंडेशन दिया, तब ईडा बनाया गया। ईडा बना ही इसके कमिटी के रिकमेंडेशन पे, अनुशंसा पे, तो ये कमिटी कैसे उसको बना सकता है? अब आइए एनबीएफसी, यही एनबीएफसी, अगर हम पिछले क्लास में क्लास ले लिए होते, जो कि हम सैटरडे को मांगे थे, फ्राइडे हम कैंसिल किए थे, सैटरडे का क्लास हम मांगे थे, अगर सैटरडे का क्लास ले लिए होते तो बहुत प्राउडली हम बोलते कि इसमें हम तीनों ऑप्शन हम डिस्कस किए हैं, क्लास में ही डिस्कस किए हैं। वो ये है कि एनबीएफसी में बोला, हिंदी में पढ़िए पहले, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, हल्का सा एक बार हम लोग चर्चा किए थे, आप लोग पूछे थे कि जो लोन देता है, डिजिटल लोन के बारे में जिस दिन डिस्कशन हो रहा था, जिस दिन सुसाइड के बारे में बता रहे थे, बहुत सुसाइड होता है, उस दिन हम बोले थे कि ये सब एनबीएफसी कंपनीज होती हैं जो ये करते हैं। पहला सही है। ये आपको अभी नहीं समझ में आया कि हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, मोस्टली हम यहाँ ये अभी जस्ट इसके बाद इसी को डिस्कस करेंगे। एनबीएफसी कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये ये सही है। हम शुरू में आपको बोले थे कुछ इंस्टीट्यूट गलत है, गलत आंसर दिया है, क्योंकि वो बोला था 1 और 4 है, लेकिन ये सही है, 1 और 4 ही होगा। इसलिए सही है कि ये डिमांड पे मेरा ध्यान नहीं गया था। एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जनरली क्या होता है कि कुछ एनबीएफसी, मोस्ट एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं करती हैं डिपॉजिट्स, लेकिन वो सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उसका एक अलग कैटेगरी बनाया गया है एनबीएफसी डी, डी फॉर डिपॉजिट, वो एक्सेप्ट करती है सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो नहीं करते हैं वो लोग। तो एनबीएफसी, ये स्टेटमेंट सही है, कोई भी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट टाइप से वो सब। ऑल द एनबीएफसीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, ये पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये गलत है।
एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपनी एक्ट के तहत होता है। दूसरा, एनबीएफसी पेमेंट सेटलमेंट कैन इशू चेक एंड ड्रॉ, चेक नहीं इशू कर सकता है एनबीएफसी, अभी हम लोग वो देखेंगे ही थोड़ी देर में। चौथा आपका ये सही है। ठीक है। नहीं, ये पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है कि अगर सेविंग डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो डिमांड डिपॉजिट ही हुआ ना। हम तो टाइम और डिमांड बताए थे ना, कि टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तो पहला ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन सिर्फ ये होगा, फोर ओनली। पहला सही क्यों होगा? सेविंग अकाउंट हुआ तो क्या हुआ? सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट है कि टर्म टाइम डिपॉजिट है? हम बोले थे फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो टाइम डिपॉजिट होता है। सेविंग अकाउंट, आपका जो सेविंग अकाउंट है वो तो डिमांड डिपॉजिट हुआ ना। कौन? एनबीएफसी डी करके एक कैटेगरी होता है, एनबीएफसी डी। एनबीएफसी डी होता है जो एनबीएफसी का एक कैटेगरी बोलते हैं, जिसको बाद में क्रिएट 2013 के आसपास क्रिएट किया गया, एनबीएफसी डी। हाँ, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एनबीएफसी डी। तो ये इसका केवल चार होगा। और ये तो हम लोग अभी देख ही लिए। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स का मोस्टली सारा ये हो गया डिस्कशन। मोस्टली हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें। और यही होता है, ये जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देख के अपना जारी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर कैसे पढ़ना है। इसीलिए हम वापस से उस जगह जाते हैं जहाँ पे पहला क्लास में हम बताए थे कि आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो यहीं से आया था। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ थे हम लोग? हो गया था पूरा? कॉपी दिखाइए। आरबीआई ने, उसी में लास्ट लाइन लिख लीजिए, आरबीआई ने, आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की, आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की सहकारी बैंकों की, आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को, वित्तीय स्थिति को वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए गठित, गठित एनएस विश्वनाथन पैनल, एनएस विश्वनाथन पैनल समिति, समिति की सिफारिशों के आधार पर, समिति की सिफारिशों के आधार पर
बहुत सारे नियमों में संशोधन किया। बहुत सारे नियमों में संशोधन किया। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें ये हो गया है। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी सेविंग और करंट अकाउंट नहीं खोलेगा। फिक्स अकाउंट एफडी होगा और आरडी होगा, वो करता है एनबीएफसी। तो ये लिखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, उसका आंसर तो हो जाएगा वही 1 और 4 वाला। पहला सही हुआ क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट लिखा था। हाँ, तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि आप सेविंग और करंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं एनबीएफसी के साथ। आप जब भी खोल सकते हैं वो एफडी करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, या टाइम के साथ जो मैच्योर हो वैसा पॉलिसी ले सकते हैं आप। ये नहीं कर सकते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लिखिए, एनबीएफसी। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत वे सभी कंपनियां। कंपनी अधिनियम 1956, 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत वे सभी कंपनियां। पंजीकृत वे सभी कंपनियां जिनका मुख्य कार्य, जिनका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, कॉमा, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, कॉमा, बीमा व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, कॉमा, शेयर, शेयर, कॉमा, चिट फंड, चिट फंड, चिट फंड संबंधी व्यवसाय आदि में निवेश करना, हो, आदि में निवेश करना हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती हैं। एनबीएफसीज को, इसको हम लोग बोले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। एनबीएफसीज को छाया बैंक, शैडो बैंक भी कहा जाता है, ब्रैकेट में शैडो बैंक, छाया बैंक या शैडो बैंक भी कहा जाता है। तो समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारा कैटेगरी होता है। एनबीएफसी जो है, पहले तो पहला चीज क्लियर हुआ कि एनबीएफसी को बैंकिंग एक्ट, जैसे जहां भी जो बैंक के बारे में हम बताए बैंकिंग अधिनियम के तहत वो रजिस्टर हो रहा है, शेड्यूल बैंक के जो भी डिस्कशन किए। ये एक अलग कैटेगरी का है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, यानी पंजीकृत। ये आरबीआई के साथ नहीं है, ये पंजीकृत है कंपनीज एक्ट में। उसके बाद हम बताए कि एनबीएफसी बहुत टाइप का होगा। कोई क्या करेगा, बीमा में निवेश करेगा, यानी इंश्योरेंस सेक्टर में होगा। कोई शेयर में करेगा, शेयर मार्केट में गया।
कोई क्या करेगा, आपका कोर बैंकिंग काम किया, कि मान लिया लोन दिया कि भैया सोना लेके आओ। मुथूट फाइनेंस का सुनते हैं ना, गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस का नाम सुन रहे हैं ना, बहुत न्यूज में प्रचार करता है। भैया पैसा लेके आओ, सोना लेके आओ और लोन लेके जाओ बहुत इजी वे में। तो ये क्या है, वो लोन दे रहा है, बैंकिंग ऑलमोस्ट एक टाइप का बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप का एनबीएफसीज होगा, उसके नेचर ऑफ वर्क को रजिस्ट्रेशन के समय डिफाइन किया जाएगा, लेकिन वो रजिस्टर्ड होगा कंपनीज एक्ट में। तो इसीलिए सारे इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो आरबीआई इसको रेगुलेट करती होगी, तो आपको समझना पड़ेगा कि सारा कुछ आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। उसी पार्ट को रेगुलेट करेगी, उसी कंपनी को रेगुलेट कर रही होगी जो बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। जो इंश्योरेंस सेक्टर में घुसा हुआ है उसको ईडा रेगुलेट करेगी। जो शेयर मार्केट में घुसा हुआ है, वो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, वो आपका सेबी उसको ये करेगा, रेगुलेट करेगा। तो उस कंपनी के नेचर के हिसाब से उसका रेगुलेटिंग इंटिटी बदल जाएगा, जो उसका रेगुलेशन करेगा जो इंस्टीट्यूशन, वो बदल जाएगा। क्लियर है? आरबीआई इसमें नहीं जाना है। आरबीआई सिर्फ बैंकिंग वाले कंपनी को करेगा, जो बैंक जैसे लोन दिया, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, उन लोगों को आरबीआई रेगुलेट करेगी। अदरवाइज बाकी चीजों को उसके जो बना हुआ है पहले से, वो रेगुलेट करेगी। चिट फंड, चिट फंड तो आप जान रहे हैं कि नहीं, चिट फंड? नहीं नहीं, चिट फंड पैसा लेके सब थोड़ी भागता है, एक आध दो स्कैम हो जाता है। लेकिन चिट फंड में क्या होता है कि सब आपस आपस में जमा करते हैं। जैसे चिट फंड सुने हैं कि नहीं सुने हैं नाम? अभी श्रद्धा। हाँ, नहीं नहीं, वो चीट नहीं है, वो चीट नहीं है, चीट इंग्लिश वाला चीट नहीं है, ये चीट है। उसमें निकलता है पर्ची। उसमें जैसे मेंबर जो होता है ना, चिट चिट फंड, ये चिट फंड है। वो क्या होता है कि उसमें पर्ची निकलता है, सब आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, बोली लगाते हैं उसी पे। एक तरह से समझिए कि इसको कैसे समझाएं। और आप लोगों से बीच में सुनते हैं कि नहीं नहीं, वो इसमें क्या होता है कि आपस आपसे हम पैसा उठाए, जनरली मेंबर्स होते हैं आपस में मिलके चिट फंड एस्टैब्लिश करते हैं, 10 लोग मिला ये किया और कंट्रीब्यूट किए कि 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया करके सबसे लिया। और फिर एक आदमी उसमें उस समय नहीं देता है। वो जिसका जो लॉटरी निकलता है, वो आदमी उस महीने नहीं देता है। वो उस फंड को लेके यूज करता है और फिर जब वापस करता है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ इसका वर्किंग इसी टाइप का है चिट फंड का। इसी में क्या होता है कि जब सबसे कंट्रीब्यूट करता है, जो श्रद्धा चिट चिट बैंक के स्कैम सुने होंगे, वेस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले हुआ था। शारदा था कि श्रद्धा था? अभी इस बार भी इलेक्शन के समय में बहुत ज्यादा न्यूज में था इसको। किसमें? अच्छा। तो वो जनरली यही करता है कि आपसे पैसा लेगा और बोलेगा हम इतना परसेंट इंटरेस्ट पे करेंगे, बहुत हाई इंटरेस्ट देगा। मान लीजिए कि आपका लिया 50 रुपया और बोलेगा कि हम 2 महीना में 500 देंगे। ऐसा बहुत लोगों से उठाता है और कुछ दिन वापस देता भी है पैसा, महीने महीने। उसके बाद जब उसका बहुत पैसा हो जाता है तो एक दिन लेके भाग जाता है। वो भी एक टाइप ऑफ चिट फंड है, कि इसमें छोटा 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 अमाउंट मल्टीपल लोगों से देता है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे करता है, बोलता है हम आपको बहुत हाई इंटरेस्ट देंगे। और वो कुछ दिन तक देता भी है, और उसके बाद क्या करता है, अचानक से लिया और एक दिन गायब हो गया उसका। ये तो वो भी एनबीएफसी कंपनी एक्ट के तहत ही रजिस्टर होता है, और इसको इस तरह से करता है। लिखिए। एनबीएफसी एनबीएफसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते हैं और 50-50 क्राइटेरिया को
क्राइटेरिया को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, 50-50 मापदंड को फॉलो करते हैं, लिख लीजिएगा। 50-50 क्राइटेरिया का मतलब हुआ कि आपका 50%। कंपनी एक्ट तो पहले ही पहला ही लाइन लिखाए थे ना। कंपनी अधिनियम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, और 50-50 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि ये 50-50 क्राइटेरिया क्या हुआ कि 50% आपका टोटल एसेट है, उस कंपनी का एसेट होगा ना। जैसे ये कंपनी है, एक एनजीओ है, तो इस एनजीओ का एसेट क्या हुआ? ये डिजिटल बोर्ड हो गया, ये बेंच हो गया, एक दिन हम और समझाए थे। ये डिजिटल इसका एसेट हुआ। जब कंपनी अगर ये बैंकरप्ट होगी तो इसका जो लेनदार देनदार होगा, जो पैसा इसको दिया होगा, वो लोग इन सब को बेच के पैसा अपना निकालेगी वापस। तो यहाँ बोला कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड वही होगा जिसका 50% एसेट जो है, टोटल एसेट का 50% फाइनेंशियल एसेट होगा। मतलब फाइनेंशियल एसेट का मतलब है कि अब ये डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड मेरा फाइनेंशियल एसेट नहीं है। डिजिटल बोर्ड आपको समझना होगा कि इसमें जो, मान लीजिए आपका कोई बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं, या आपके पास 100 करोड़ रुपए का एसेट है जिसमें आप 50 करोड़ एफडी करवाए हुए हैं बैंक में, तो ये सब फाइनेंशियल एसेट हुआ। बाकी 50 करोड़ का आपका जमीन हो, मकान हो, बिल्डिंग का वैल्यूएशन हो, बिल्डिंग का दाम हो, वो सब, या रेंट आता हो उसी बिल्डिंग से, वो सब सब आपका एसेट है, लेकिन उसको काउंट नहीं करेगा। आप कितना ज्यादा फाइनेंशियल एसेट रखे हुए हैं, वो आपका 50% होना चाहिए टोटल एसेट का। तो पहला 50 क्राइटेरिया हुआ। दूसरा 50 क्राइटेरिया बोला कि आपका टोटल इनकम जो है, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 50 रुपया फाइनेंशियल एसेट से कमाना होगा। इनकम जो एफडी किए होंगे उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा होगा, उस तरह से वो 50% के आसपास होना चाहिए। दो क्राइटेरिया 50-50 क्राइटेरिया में बोले। पहला कि 50 टोटल एसेट का 50% फाइनेंशियल एसेट होगा, और आपके आमदनी का 50% जो है आमदनी, अगर आप रेंट से कमा रहे हैं तो वो फाइनेंशियल एसेट से नहीं इनकम हुआ। आप जो एफडी किए हैं, आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, आप जो लोन दिए उस पे जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, इन सब से आपका आमदनी का 50% हिस्सा पूरा होना चाहिए। तो ये 50-50 क्राइटेरिया हुआ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत पहले आपको आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है। बैंकिंग एनबीएफसी यही लोग खरीद सकते हैं, हम आप जनरली नहीं जा सकते हैं उसमें, ई कुबेर वाले प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके खरीदने। ठीक है, लिख लिए। बढ़े आगे। रेगुलेशन की बात करें, इसको कौन रेगुलेट करते हैं? तो कोई एक निकाय नहीं, कोई एक सिंगल निकाय नहीं। अपने शब्दों में लिख लीजिए, सिंगल एंटिटी इसको रेगुलेट नहीं करता है। कोई एक निकाय इसको पूरे को रेगुलेट नहीं करता है। विभिन्न निकायों द्वारा रेगुलेट होता है, हम एग्जांपल समझा दिए हैं। बैंकिंग वालों का आरबीआई करेगा, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट कर रहा है, जो बीमा क्षेत्र में है कंपनी, उसको इरडा करेगा। जो शेयर मार्केट में घुसा हुआ है उसको सेबी करेगा।
इसी तरह से बहुत सारा निकाय है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करती है एनबीएफसीज को। तो कभी अगर ये स्टेटमेंट आपसे दे पूछ दिया जाए कि कैन एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो वो 100% गलत होगा, क्योंकि एनबीएफसीज में बहुत सारे कैटेगरी हैं, सबका रेगुलेशन सब तरह से होता है। ठीक है, लिख लिया अपने शब्दों में, इसको लिख लीजिए कि आरबीआई बैंकिंग वालों को आरबीआई करता है, बैंकिंग गतिविधियों, जिसका बैंकिंग गतिविधि होता है उसको आरबीआई किया, जिसका बीमा क्षेत्र में रहा उसको ईडा किया, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको सेबी किया। बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सब आपका एनबीएफसी का एग्जाम्पल हुआ। ये सब एनबीएफसी का एग्जाम्पल हुआ। फिर आता है क्या नहीं कर सकते हैं, एनबीएफसी क्या नहीं कर सकते। हाँ, एक्टिविटी है तो आरबीआई में आएगा। हाँ, अब लोन लोन वाले लेंडिंग वाले पार्ट में आएगा, बैंकिंग एक्टिविटी में आएगा तो करेगा। क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट में भी आप ध्यान देंगे कि इसमें 12 से 60 महीने के बीच वाला ही, 12 महीने से कम वाले को नहीं एक्सेप्ट करेगा, और 60 महीने से ज्यादा वाले को नहीं करेगा। टाइम डिपॉजिट ना, एफडी और आरडी तो फिक्स टाइम डिपॉजिट ही हुआ। फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो आप नंबर ऑफ इयर्स के लिए फिक्स करते, तो मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल आपको इसमें एनबीएफसी में ये होगा। 5 साल से ज्यादा आप नहीं उसमें ये कर सकते हैं एनबीएफसी में। और यहाँ जो आप पैसा रखे हुए हैं एनबीएफसी में, वो आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होता है। जैसे हम आप एक बार बताए थे, आप लोग पूछे थे कि जब बैंकिंग में पैसा रखें सेविंग में और वो मेरा डूब गया बैंक, तो क्या होता है, तो हम बताए थे उस दिन आपको कि 5 लाख तक का जो है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है नॉर्मल बैंकिंग में। इसमें नहीं है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस, नो डिपॉजिट इंश्योरेंस। मतलब वो जो लेके भागा तो बस भाग ही गया, आप उसमें पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका 5 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उसमें आपका कुछ नहीं हो सकता है। सहारा इसी में आएगा, सहारा वाला जो है वो इसीलिए। क्या? हाँ, तो वो तो मान लीजिए वो रहेगा तब न मिलेगा, तब पूरा कानूनी कार्रवाई, कानून के अंदर तो सब आएगा ही ना, प्रोसेस तो होगा ही। ऐसा ऐसा रहे तो हर एनबीएफसी बनाए लेके भाग जाए, उसके बाद जाते रहो। वो कानूनी कार्रवाई कितना इफेक्टिवली करेगा वो अलग बात है, लेकिन कानून के अंदर में तो आएगा ही ना। मान लीजिए या आरबीआई के अंदर में तो आएगा ही ना इसका एक्टिविटी जो है। तो ये अगर हम लोग फ्राइडे या सैटरडे को मिले होते तो इतना चीज हम आपको कर। किससे लोन क्यों लेगा? बजाज फाइनेंस वाले से मोबाइल खरीदने समय क्यों लोन लेते हैं? एक्सेस, इजी, अवेलेबिलिटी। देखिए ना कि हर मोबाइल दुकान पे आपको बजाज फाइनेंस वाला टाई अप किया रहता है। हाँ, हाँ, इंटरेस्ट भी ये रहता है, और दूसरा कि देखिए
जब आप बड़े होते हैं, जब आपका चीजें बड़ा होता है तो आपका मोबिलिटी कमजोर होता जाता है। आप नहीं, मतलब आप ऐसे समझिए कि भारी भरकम शरीर है, तो आप हर जगह उठ के नहीं जा सकते हैं। और एजाइल हैं, पतले दुबले हैं, तो आप कहीं भी कूद के पहुंच सकते हैं। तो जो बजाज फाइनेंस वगैरह सबका, मुथूट फाइनेंस सबका क्या है, पेनिट्रेशन, इनको प्रॉफिट पे करना है। हर मोबाइल दुकान को मैप कर लिया है ये लोग। आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिखा देगा बजाज फाइनेंस वाले से टाई अप है। आप आदित्य विजन चले जाइए यहाँ पे एसी खरीदने, तुरंत बजाज फाइनेंस से आपको टाई अप करा के तुरंत पेमेंट भी करवा देगा। विद इन आधे घंटे में आपका सारा काम होके आप एसी उठा के लदवा के लेके आ जाएंगे। यही आप बैंक से फाइनेंस करवाने चले जाइए, भैया एक एसी लेना चाहिए, पीएनबी और एसबीआई बोलिए हमको एक एसी लेना है, पैसा दीजिए, लोन। देखिए आपको पसीना, जितना गर्मी में नहीं पसीना निकलेगा उतना वो बैंक वाला निकाल देगा आपका। तो इसलिए लोन लेता है लोग कि जब स्मॉल अमाउंट का होता है तो बहुत ज़्यादा हैसल फ्री बोलते हैं उसको, इसीलिए। ठीक है, तो आज हम लोग यही रोकते हैं। आगे ये चैप्टर अभी कंप्लीट कहाँ हुआ आपका? इसमें एक चीज हो गया कि पहले तो आएगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, क्योंकि बैंक में ही चल रहे हैं अभी। नेशनलाइजेशन अभी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हम वो वाला पार्ट छोड़ देंगे, हम फोटो स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो फैक्चुअल है, कब किसका विलय ये हुआ था, नेशनलाइज हुआ था, वहां से आप फैक्ट देख लेंगे। इससे पहले एक डिफरेंशिएटेड बैंक जैसे एनबीएफसी पढ़े, उसके बाद एक दिन आप लोग पूछे थे कि एयरटेल पेमेंट बैंक और ये सब किस में आता है। तो डिफरेंस से विभेदीकृत बैंक जो हम वर्ड यूज किए थे, तो विभेदीकृत बैंक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें एक पेमेंट बैंक आता है और एक स्मॉल फाइनेंस आता है, ये दो टाइप का निकला और क्या है ये, इसको डिस्कशन करके फिर मर्जर ऑफ बैंक्स में जाएंगे कि बैंकों का विलय आजकल बहुत टॉप न्यूज में है। किस किस का विलय किसके साथ हुआ ये भी बीपीएससी पूछती है, तो इसको थोड़ा सा देखते हुए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जिसमें जो यहाँ वहाँ का टर्म छूटा है इस चैप्टर में, वो टर्म को पकड़ते चले, जैसे मुद्रा योजना क्या है, मुद्रा लोन क्या है, उन सब को देखते हुए निकल जाएंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में इसको रैप अप करके फिर चलेंगे, या तो टैक्सेशन में या बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में, जिस जो आप लोग बोलिए पहले वही शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, पहले वही कर लेंगे।